हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश कुमार डंकी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेके आए हैं, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के तहत सोलर सिस्टम, यूनिवर्स और प्लैनेट्स को कवर करेंगे। और इस पर आधारित जो एनसीईआरटी की किताबों में जो एमसीक्यू है उन्हीं उन्हीं प्रश्नों को लेके आ रखा हूँ, जो कि लगभग 20 है। फिर ऐसे ही हम अगले चैप्टर जो रहेंगे ज्योग्राफी के, उन पर आधारित 10-20 प्रश्नों की श्रृंखला ऐसे ऐसे करके लेते आएंगे। आज हम पार्ट 1 शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आज का हमारा मुख्य विषय है। आज का हमारा मुख्य विषय है सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स, ठीक है। और इस पर आधारित एमसीक्यू है, जो कि एनसीईआरटी की किताबों में है। क्लास 9 में हो सकते हैं, 11th में हो सकते हैं, किसी पे भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग इसमें हम 20 प्रश्न लेके आ रखे हैं, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काफ़ी ज्योग्राफी के कोर सब्जेक्ट का प्रश्न है। भूगोल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने की मुख्य रूप से यूनानी विद्वानों द्वारा की गई। नियम की मुख्य रूप से शुरुआत ये होगा शुरुआत, ठीक है। काफ़ी मिस्टेक आ रखी इसमें। शुरुआत यूनानी विद्वानों द्वारा की गई थी। देखिए, यूनान, भले ही भूगोल तो पहले से भी रहा होगा, लेकिन जो यूनान के विद्वानों ने थी, कहीं ना कहीं भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्टों की शुरुआत जो हुई है यूनान से ही क्यों, क्योंकि यूनान का काफ़ी सारे यूरोप के भूभाग पे कब्जा था, तो इन्हीं की बोलबाला था, तो इसलिए यूनानी। तो पहला स्टेटमेंट अच्छा है, मतलब करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट देखिए, ए बी हम्बोल्ट का आपको पता होगा। हम्बोल्ट ने ही किसी स्थान की तापमान, ऊंचाई और आर्द्रता के आधार पर वनस्पति, इन चीज़ों को, मतलब वनस्पति, जो उस क्षेत्र के रहने वाले प्राणी हैं, उनमें विविधता का वर्णन किया है, ठीक है। फिर ये कार्ल रिटर, ठीक है। जैसे जर्मन भूगोलवेताओं ने 19वीं शताब्दी में आरंभ में भौगोलिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया। ये भी सही स्टेटमेंट एट इज इट। आप जब भूगोल के बेसिक सब्जेक्ट, मतलब बेसिक पहला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें ये प्रश्न, मतलब ये इनके बारे में ए बी हम्बोल्ट ने किया गया है, और जो रिटर महोदय थे, इन्होंने क्या किया। इन दोनों को, अगर इस जो आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में से दोनों को एक माना जाता है। जो कॉल लेटर थे, क्या खनन के कार्य से जुड़े हुए थे, ठीक है। इन दोनों ने भूगोल को एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन की, मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ अध्ययन की शुरुआत की थी। तो दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है, ठीक है। नवनियतिवाद क्या होता है? देखिए, नियतिवाद को कहते हैं, नियतिवाद, ये थोड़ा सा काफ़ी सारे, सभी ने तो वैसे किताबें पढ़ी, लेकिन स्कूलों में पढ़ाते नहीं है, मतलब हवाबाजी में ही चल जाता है टाइम। तो इसी को क्या कहते हैं? डिटर्मिनिज्म, ठीक है। संभावनावाद को इंग्लिश में कहते हैं संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज़, तो ये हो जाएगा पॉसिबिलिज्म, ठीक है। और नव नियतिवाद मतलब न्यू डिटर्मिनिज्म कह सकते हैं, या इसे क्या कहते हैं? नए संभावनावाद भी कहते हैं इसे, ठीक है। देखिए, इन तीनों में अंतर ये है। देखिए, नियतिवाद बेसिकली
इसमें प्रकृति को ही श्रेष्ठ माना गया। मतलब जो इंसान की जितनी क्रियाकलाप होती है वो प्रकृति के द्वारा ही संचालित होती है। जैसे पहले ज़माने में आदिम मनुष्य था तो प्रकृति के ही द्वारा, रात हो गई तो रात को सोना है उसने, सुबह हो गए तो सुबह शिकार पे निकल जाना है, प्रकृति डिसाइड कर रही है सारे उसके फैक्टर, ठीक है। जैसे अभी भी जैसे पहाड़ों में प्रकृति ही डिसाइड करती है लोगों के, उनकी खान पीन रहन सहन, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा मॉडर्न कल्चर ये कर दिया, हमने लाइट की व्यवस्था कर दी है, हम प्रकृति का थोड़ा अगेंस्ट भी गए, तो वो क्या है, नवनियतिवाद है। और नियतिवाद क्या है, प्रकृति ने ही डिसाइड किया कि बेटा अब सो जा, रात हो गई, अब शाम हो गई, अब सो जा, अब बाहर नहीं निकलना घर से क्योंकि बाघ घूम रहा है बाहर, ये प्रकृति डिसाइड कर रही है। लेकिन ये नियतिवाद थी। लेकिन अब हमने नए नवनियतिवाद में क्या किया कि बाघ घूम रहा है तो बाहर टॉर्च लेके घूमो, बंदूक लेके चले जाओ, तो ये क्या है, नवनियतिवाद है। मतलब हमने प्रकृति को सस्टेनेबल ढंग से मैनेज करना सीख लिया है, ये नवनियतिवाद है। और जो संभावनावाद है, इसके जो वो क्या थे संभावनावाद के, विडाल्डी लाची थे, फ्रांसीसी जी थे, बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। तो इन्होंने क्या किया, मनुष्य को ही प्रकृति का विजेता माना है, ठीक है। मतलब प्रकृति के सारे ही क्रियाकलाप मनुष्य डिसाइड करता है, ये उसने कहा है संभावनावाद में। जैसे मनुष्य ने पहाड़ तोड़ के डैम बना दिया, वो सस्टेनेबल तो है नहीं, ठीक है ना, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे टनल बना दी, वो सस्टेनेबल थोड़ी नहीं हो सकता टनल, क्योंकि उससे प्रकृति को नुकसान बन रहा, लेकिन उसने अपने लिए रास्ता बनाया मनुष्य ने। तो जो प्रकृति को डोमिनेंस करके अपना जीवन जी रहा है वो संभावनावाद है। जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के सस्टेनेबल करके जीवन जीना वो नवनियतिवाद है। और प्रकृति जहाँ डोमिनेंस है वो नियतिवाद है। ये थोड़ा थोड़ा उसमें समझो, वैसे डिटेल में तो इसकी काफ़ी कुछ अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। लेकिन हम देखते हैं जो नवनियतिवाद है, ग्रिफिथ टेलर ने, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके प्रतिपादक कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे। और संभावनावाद के प्रतिपादक विडाल्डी ब्लाचे, ठीक है ना। ये जो वो है क्या, नवनियतिवाद, ये यूएस यूके में ज़्यादातर चला। और संभावनावाद ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ। और जो नियतिवाद है इसके जनक हम किसी को भी मान सकते हैं, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे अरस्तु है और बाकी सारे अरस्तु के टाइम के जितने थे वो भी हैं। उन्होंने भी नियति प्रकृति को ही महत्व दिया प्रकृतिवाद के हिसाब से। लेकिन इसका स्पष्ट किसी को हम इसके नियतिवाद के किसी को हम जनक नहीं मान सकते। तो मेरे हिसाब से 1 and 3 इज़ राइट आंसर। चलिए, अगर कहीं पे गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, ठीक है। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये यूपीएससी में 2002 में प्री में पूछा, ठीक है। चलिए एक एक 1 by 1 हम देखते हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे सघन ग्रह है। नहीं यार, ये स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है? आपने ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने सभी ग्रहों का अध्ययन किया होगा, सभी ग्रहों के बारे में जाना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। वैसे देखा जाए तो जो पृथ्वी का औसत घनत्व है कौन सा है, वैसे पृथ्वी सबसे ज़्यादा सघन होनी चाहिए। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग 5.5 के लगभग है, मेरे हिसाब से 5.5 के लगभग होगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पृथ्वी जो उसका हाई डेंसिटी है ये किस लिए, क्योंकि इसमें लोहा है, निकल है, भारी धातु है, तो ये वो बनाती है, इसे डेंस बनाती है, ठीक है। नंबर 2 देखिए, इसका नंबर 2 स्टेटमेंट है, इसमें जो दूसरा डेंस, मतलब पहली स्टेटमेंट को तोड़ रहा है, फिर जो दूसरा डेंस होगा मरकरी मतलब बुध ग्रह दूसरा डेंस है, ठीक है। इसकी डेंसिटी भी लगभग 5 की लमसम है। फिर आता है तीसरा पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह, ठीक है। इतना ही बहुत है, ज़्यादा क्यों डिटेल में जाना। और सबसे कम डेंस भी देख लो ना, कई बार 1 लाइनर में पूछ जाता है, तो सबसे कम
डेंसिटी किसकी है? सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का। शनि गैसों का छल्ला है भाई। तो गैसें होती तो गैस डेंस नहीं होती, मैटर होता है ना डेंस। मेटल जो को डेंस होगा, गैसें क्या होती है? कम घनत्व होगा। तो सबसे कम किसका है? शनि का, सैटर्न का। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं सैटर्न। सैटर्न प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग हो सकता है, तो उसमें आप वो मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। 0.69 ग्राम पर क्यूब। ठीक है, ये किसका डेंसिटी है? शनि का। चलिए, तो उस हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कौन सा कथन सही है? तो पहला, पृथ्वी की संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन है। ये तो गलत है भाई, है ना। लोहा ये भी डेंस करने में से है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नंबर 3, पहला सही है, दूसरा गलत है। सूर्य में सौरमंडल के द्रव्यमान का 75% भाग समाहित है। देखिए, वैसे सूर्य में सौरमंडल के द्रव्यमान का लगभग 90% भाग समाहित है। यही यही जो द्रव्यमान का सिद्धांत है, इसी के आधार पर जो ये काफ़ी सारे सिद्धांत है, नेबुलर, वो डबल स्टार, सिंगल स्टार वाली थीसिस, वो हाइपोथीसिस, इसी के आधार पर है कि सूर्य से ही बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ है, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान सौरमंडल में सबसे अधिक है, लगभग 90% है सौरमंडल का। ठीक है, तो ये 75% गलत है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, ये भी गलत है जी, 109 गुना है। ठीक है, इसको याद रखना, 109 गुना। तो ओनली फर्स्ट, A1 इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं। सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए, वैसे देखिए, बुध को गर्म तो होना तो चाहिए, पर है नहीं। है क्या? नहीं है। बुध को गर्म क्यों होना चाहिए मेरे हिसाब से? क्योंकि अगर आप सूर्य के पास जाएंगे, ये सूर्य है माना है ना, तो सबसे पहले कौन आता है? मरकरी। मरकरी किसे बोलते हैं? बुध को। ठीक है, इनके क्रम को याद रख लीजिए, है ना आप, कौन सूर्य के कितने पास है। उसके बाद आता है शुक्र, फिर आता है अपना पृथ्वी, फिर मंगल, फिर जुपिटर, बृहस्पति, फिर कौन आता है? अरे भाई, शनि आता है। फिर अपना यूरेनस, अरुण वरुण, और यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, याद रखना। तो ये बोला है बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो काफ़ी सारे लोग तो इस पे स्टेटमेंट पे राइट बोल ही देंगे, लेकिन है नहीं। ठीक है, अब ये गर्म है नहीं। अब बोलेंगे क्यों नहीं है? जो सबसे गर्म ग्रह है ना, वो सबसे गर्म ग्रह कौन है? वीनस है। ये आप देख लीजिएगा, वन लाइनर में भी आता है कि अभी ये गर्म इसलिए क्योंकि इसके जो अंदर की जो गैसेस है, बड़ी काफ़ी सारी डेंस इसके अंदर का एटमॉस्फेयर बनाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण जो इसके अंदर हीट जाती है वो वापस बाहर नहीं आ पाती। तो सबसे डेंस कौन सा है? शुक्र है। मतलब डेंस नहीं, मतलब सबसे हॉटेस्ट प्लानेट कौन सा है? हॉटेस्ट प्लानेट कौन सा है? वीनस, शुक्र ग्रह। ठीक है, इसको याद रख लेना। और यह गिनीमेड है। गिनीमेड शनि का उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। देखिए, गिनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये शनि का नहीं है। किसका है? जुपिटर का। जुपिटर मतलब बृहस्पति का। जो गिनीमेड है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और बृहस्पति में लगभग 90 के करीब उपग्रह है, और शनि में लगभग 150, 140-146 के करीब उपग्रह है। तो दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गए। नेपच्यून ग्रह शून्य से के नीचे तापमान वाले मीथेन गैसों के छल्लों से गिरा है। देखिए, नेपच्यून ग्रह में मीथेन तो है, लेकिन जो उसके किनारे किनारे के छल्ले, क्या वो मीथेन गैसों से बने हुए या आइस टेम्परेचर के कारण बने हुए? तो काफ़ी सारी किताबों में से मीथेन गैस के छल्लों से लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी किताबों में कुछ और लिखा है। तो ये इसमें आप
सस्पेंस है, ठीक है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह, बिल्कुल सही है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह है तो है, दो ही उपग्रह है मंगल के, फोबोस और डीमोस। तो याद रखना है आपको। तो उस हिसाब से, इसके हिसाब से तो 3 और 4 इज़ करेक्ट आंसर। लेकिन आप इसको ज़रूर देख लेना, नेपच्यून वाला। नेपच्यून मीथेन की मात्रा सबसे अधिक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये गैस जो छल्ले बने हैं क्या मीथेन से बने हुए हैं तो इसमें, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी सारी किताबों में देखा है तो इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है, ठीक है। तो 3 और 4 इस प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि MPPCS में पूछा गया है, तो उसमें भी आंसर 3 और 4 ही करेक्ट माना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह, जो प्राकृतिक उपग्रह होता है, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, तो सबसे ज़्यादा, अभी मैं डिस्कशन कर रहा था इस बारे में कि किसके पास सबसे अधिक है। तो इस बारे में देखिए, सबसे अधिक किसके पास है? शनि के उपग्रह कितने हैं? शनि के पास सबसे ज़्यादा है भाई, 146, 146 उपग्रह, ठीक है। उसके बाद आता है बृहस्पति के उपग्रह। बृहस्पति का ही गिनीमेड है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। इस बात को याद रखना, बृहस्पति के उपग्रह है लगभग 95। उसके बाद हैं किसके पास है? उसके बाद यूरेनस के पास है, ठीक है। यूरेनस भाई साहब के पास कितने हैं? यूरेनस के पास है 27। उसके बाद आता है अपना नेपच्यून भाई साहब। नेपच्यून के पास है 15, नहीं 14, ठीक है। उसके बाद आता है अपना मंगल साहब। मंगल के पास 2 है। अरे अभी तो देखा, मंगल के पास के उपग्रह ये तो है मंगल के पास, फोबोस और डीमोस, तो इनको याद रखना है। ये हो गए 2 मंगल के पास, 2 अपनी पृथ्वी के पास भी है एक उपग्रह 01। और किस किस के पास नहीं है? ये कितने ग्रह हो गए? 1 2 3 4 5 6, अपने 2 के पास नहीं है। बुध जी के पास, बुध बिल्कुल 0 है भाई। शुक्र भी क्या है? 0 है, ठीक है। तो इन दोनों के पास नहीं। तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। तो ऑप्शन चीज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है जिसमें मीथेन, अमोनिया और पानी की थोड़ी मात्रा पाई जाती है? तो गैसीय उपग्रह, ये मतलब ग्रह है, ये क्या है? बृहस्पति। इसमें सूचना नहीं है, कुछ क्वेश्चन में सूचना नहीं है। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 75% और हीलियम की मात्रा लगभग 23-24% है। किसमें? बृहस्पति में। और इन्हीं से बना हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कुछ प्रश्नों पे सीधा आप आंसर मारिए बिना समय गंवाए। यह ग्रह अपनी धुरी पर घूमने और सूर्य के चारों ओर अपनी स्थिर कक्षा में परिक्रमा करने में लगभग समान समय लेता है। इसका आकार माह पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। इसकी कक्षीय अवधि पृथ्वी से कम है। ऊपर दी जानकारी के अनुसार कौन सा ग्रह? अरे कौन सा ग्रह क्या है? जिसे पृथ्वी की बहन कहते हैं वही है, ये अपना शुक्र, वीनस, ठीक है। अच्छा प्रश्न ये भी आ जाता है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को उनके आकार में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाँ, ये एक प्रश्न था, जरा सोचो आप सभी। किया आप सबने? अरे लगाओ, कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा। देखिए सबसे जो छोटा है ना इस समय, पहले तो प्लूटो जो भी रहा होगा, अब प्रश्न में छोड़िए। आप सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन सा उपग्रह है। जो सबसे छोटा है बुध
सबसे छोटा है बुध। बुध का जो व्यास है लगभग 4,500 किलोमीटर के लमसम है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है, वो है मंगल, ठीक है। मंगल है उसके बाद। इसके क्रम को ना आप कुछ चीज़ों को आपको याद तो रखना पड़ेगा यार, इसकी कोई ऐसी ट्रिक तो होती नहीं। उसके बाद तीसरा है शुक्र, पृथ्वी के बहन। शुक्र और पृथ्वी में लगभग समानता है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, शुक्र और पृथ्वी। पर पृथ्वी किससे बड़ी है? शुक्र से बड़ी है। उसके बाद आता है नेपच्यून, वरुण भाई। क्या? नेपच्यून, जिसको हम क्या कहते हैं? वरुण। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वरुण, है ना। नेपच्यून के बाद कौन सा आता है? यूरेनस, जिसे क्या कहते हैं? अरुण। उसके बाद बड़ा शनि, और सबसे बड़ा अपना भाई बृहस्पति, ठीक है। अब प्रश्न में बोला है कि इनके बढ़ते आकार में व्यवस्थित कीजिए, तो बढ़ते आकार है ना, बड़ा पीछे छोटा आ गया। तो देखिए इसमें, देखिए मंगल पहला तो सही है, मंगल छोटा है पृथ्वी से, बिल्कुल सही है। फिर पृथ्वी बड़ी है, फिर यूरेनस है, और फिर अपना शनि है। सही है पहला तो, और दूसरा भी सही है, देखिए शुक्र छोटा है पृथ्वी से, पृथ्वी छोटी है नेपच्यून से, और नेपच्यून छोटा है शनि से। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, मंगल, ये गड़बड़ है, तीसरा गलत है, क्योंकि बुध आगे होना चाहिए, मंगल पीछे होना चाहिए, ठीक है। बाकी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर इज डी। ये साला ऐसे क्यों होगा? ABCD, ठीक है। इसका राइट आंसर डी। ए और बी दोनों क्रम सही है। इस क्रम को याद रख लेना आपने, ज़्यादा नहीं, बस यहीं तक मेन है, यहाँ तक, बाकी तो पता ही है सभी को। 9वां प्रश्न देखिए, आपको एक कथन दे रखा है, उसका कारण दे रखा है। PCS में अक्सर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कथन होगा उसका कारण को आपको पढ़ के और देखना है कि क्या जो कारण है ये इस कथन का सही व्याख्या करता है कि नहीं करता, ठीक है। चलिए देखते हैं। पृथ्वी का आकार जियोइड है, मतलब जियोइड मतलब अंडाकार टाइप का बोलते हैं, इंग्लिश में जियोइड, अंडाकार टाइप का, ठीक है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी, भूमध्य रेखा पर नहीं है। हाँ, पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी सी है और भूमध्य रेखा पे गोल है, ठीक है। हाँ, तो दोनों सही है भाई। पृथ्वी का आकार जियोइड है, इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी है, ऐसे पिचका हुआ सा, और भूमध्य रेखा पर गोल है, तो ये सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये तो लिखा ही नहीं है कौन सा का क्या, इसमें सही गलत है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ये पृथ्वी का अक्ष है, इसको उत्तरी ध्रुव करेंगे। 45 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा की लंबाई का आधा होता है। 45 डिग्री जो अक्षांश होगी यहाँ पे लगभग, वो भूमध्य रेखा इसके आधा होता है, लंबाई का आधा होता है। ये तो गलत है यार, कहाँ होता है उसका आधा? भूमध्य रेखा की जो लंबाई होगी, जो 45 डिग्री की लंबाई है, उसकी डबल थोड़ी नहीं होती है। ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल दे, ठीक है। पृथ्वी के अक्ष समानांतर है, बिल्कुल है यार, समानांतर रेखा। अगर पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव के मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा क्या है? पैरेलल है, तो ये तो सही है। पृथ्वी की परिक्रमा गति अपीलियन स्थिति में अधिक तीव्र होती है। तो इसका तो मेरे को लग रहा है निम्नलिखित इसका ये प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है यार, मिसप्रिंट है। इसमें पता ही नहीं चल रहा कि गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है कि सही स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अगले दिन देख लूँगा मैं से। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के निर्माण का सही वर्णन करने वाला पहला उदाहरण है?
देखिए बिग बैंग जो है, बिग बैंग तो यूनिवर्स का है, क्योंकि यूनिवर्स में सभी है कि ये गुब्बारे की तरह फैलता जा रहा है यूनिवर्स, ठीक है। वो क्या है, बिग बैंग है, ठीक है। तो बिग बैंग का तो है नहीं। बिग बैंग और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना दोनों का ही पृथ्वी के निर्माण से कुछ लेना देना नहीं है। तो पृथ्वी के निर्माण का जो पहला प्रकरण है उसका नेबुलर थ्योरी है, नेबुलर नेबुलर हाइपोथेसिस, कि एक नेबुला निकला सूरज से, चाहे उसके साथी तारा से, और वो ऐसे नेबुला बना तो उसी से छोटे 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 9 ग्रह बने। ये चले ऐसे आज सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं उस हिसाब से। तो नेबुलर हाइपोथेसिस ही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिकथन, और देखिए यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे उच्च एल्टीट्यूड, मतलब जैसे एक स्थान ये है तो एक स्थान ये है, ठीक है, जाने पर किसी वस्तु का वजन कम हो जाता है। हाँ भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर किसी वस्तु का वजन कम हो जाता है। आ गया ना, अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है यार। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। कभी सोचा? ये तो बिल्कुल सही है, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखिए आप, जो वजन होता है ना, वजन को हम बोलते हैं वेट। वेट क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेट। और एक आइटम होता है मास, ठीक है। वेट और मास में आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो मास होगा ना किसी, मतलब किसी पदार्थ के अंदर कितना क्या है, वो उसका मास है। मास ऑलवेज सेम, मास हर जगह सेम होगा, ये सेम होता है कहीं भी चले जाओ। लेकिन जो वेट होता है ये एल्टीट्यूड पर निर्भर करता है, क्योंकि इसके साथ, मास के साथ ग्रेविटी जुड़ने पर ही वेट बनता है, ठीक है। तब क्या बनता है? वेट बनता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड पे अलग अलग ग्रेविटी रहेगी, ठीक है। मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान। और इसको कहते हैं वजन, वेट, इसको कहते हैं वजन, ठीक है। तो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में कितनी मात्रा का पदार्थ भरा है, वो उसका मास हो गया। यह स्थिर रहेगा, मास हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और जो वजन है वो परिवर्तनशील रहता है गुरुत्वाकर्षण के आधार पर। देखिए दोनों की इकाइयाँ भी अलग है। जो मास है, द्रव्यमान का जो मास है, देखो आप सब्जी ले रहे हो कि इसमें कितना वजन सब्जी का, मतलब इसके अंदर कितनी मात्रा में सब्जी है, वो उसका द्रव्यमान हो गया। तो सब्जी को किस में नापते हैं आप? किलोग्राम में। तो इसका जो मात्रक होगा क्या होगा? किलोग्राम, केजी। और वेट का क्या होगा? न्यूटन, क्योंकि इसमें ग्रेविटी जुड़ रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट को। पृथ्वी में एक स्थान से दूसरे स्थान, उच्च स्थान, देखें यहाँ पे जो इसका वेट रहा होगा, यहाँ पे इसका वेट रहा होगा, दोनों में अंतर होगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा किधर को काम करती है? डाउन टू। जी हमेशा नीचे को काम करता है, पुल फोर्स, पृथ्वी नीचे से लगता है वो, ठीक है, पुल फोर्स बोलते हैं जैसे, पुश नहीं, पुल। तो इसका वजन एक स्थान से दूसरे उच्च अक्षांश वाले स्थान पर जाने पर किसी वस्तु का वजन कम हो जाता है। इसमें जब वजन, तो अगर किसी का वजन यहाँ पे 2 किलो है तो यहाँ तो बढ़ेगा भाई, कम थोड़ी नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसके साथ ग्रेविटी जुड़ रही है ना। और ग्रेविटी क्या है? नीचे की तरफ लग रही है, तो उसका वजन क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा?
ज़्यादा होगा यार, पहाड़ में जाके उसका वजन ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा होता नहीं है लेकिन उसे अनुभव होता है, ठीक है ना। होता नहीं है लेकिन अनुभव होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। दूसरा, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। हाँ, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, परवलयाकार टाइप में है। तो इसका जो होगा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से किस स्रोत से निकले। पृथ्वी के जो वायुमंडल के जितने भी प्रमुख घटक है वो किस सोर्स से निकले हैं। ये एनसीईआरटी का सोर्स है। सौरमंडल में सूर्य से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ज्वालामुखी विस्फोट से, विशाल घूमने वाली चट्टानों से। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ही ये सारी गैसें, सारे पानी वानी सब निकला है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति के समय घटक नहीं थे। जब पृथ्वी पे वायुमंडल बन रहा था तो कौन उस समय पृथ्वी के वायुमंडल के घटक नहीं थे। तो कौन नहीं रहा होगा, एक तो ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बना, तभी तो पृथ्वी में गर्म हुआ और पृथ्वी में जीवन संभव हुआ। तो जब ये पृथ्वी में वायुमंडल की शुरुआती उत्पत्ति उस समय नहीं थे। तो 1 और 4 इज राइट आंसर। पृथ्वी का पहला पौधा निम्नलिखित में से किस युग में प्रकट हुआ। यार ये जो टाइम स्केल है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना। टाइम स्केल रिलेटेड प्रश्न काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा इनको याद करने की ट्रिक तो यार कुछ होता नहीं। कि किसी के दिमाग में है कोई ट्रिक तो ज़रूर कमेंट करें। जो इसका जो आंसर होगा ना, जो ऐसा होता है ना, ये कल्प होता है, एरा होता है, इसको ना मैं किसी दिन एक स्पेसिफिक क्लास में बता ही पाऊँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसमें क्या होता है, अभी तो हाल फिलहाल ये देखिए, जो पृथ्वी का जो पहला पौधा था ना, पेलियोजोइक महाकल्प है, पेलियोजोइक महाकल्प है ना, के टाइम पे जो इसका जो काल रहा होगा, और ओर्डोवियन पीरियड रहा होगा। जो पीरियड भी होता है ना, काल जो होता है, पीरियड, एरा जो होता है पीरियड में डिवाइड, पीरियड में बटा होता है। तो उस टाइम पे पहले पौधे विकसित हुए, सेवाल काई जो भी रहा होगा। तो ये है इसका आंसर। अब किस काल में डायनासोर विलुप्त हुआ, है ना, यही तो प्रश्न है। ये तो प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी गया होगा। किस कालखंड में डायनासोर विलुप्त हुआ। आ रहा किसी के, सोच लो तब, नहीं तो मैं आंसर बता दूंगा। फिर आंसर बता दिया तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है नहीं। जो डायनासोरों की जो उत्पत्ति हुई है, ट्रायसिक काल था उस समय भी, ठीक है। और जो क्रेटेशियस काल था, इसमें क्रेटेशियस काल में, ट्रायसिक काल में क्या हुई, उत्पत्ति हुई, और ट्रेसियस काल में उल्कापिंड से इनकी मौतें हुई, मतलब उल्कापिंड से, ऐसे बोलते हैं। कुछ भी किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन हाइपोथेसिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेटेशियस काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कालखंड के दौरान पहली बार मछलियाँ दिखाई दी। इसका ना, पहली बार मछलियाँ किस कालखंड में दिखाई दी, सोचो, किसी को पता हो तो। वैसे देखा तो किसी ने भी नहीं, लेकिन वो तो आइडिया लगा जाता है। कैसा लगता है कि किसी ने देखा, सवाल ही नहीं, लेकिन वैज्ञानिक लोग आइडिया लगाते हैं उस टाइम के उससे कि किस काल में बांटा है। अब मछलियाँ जो है तो कैम्ब्रियन पीरियड में भी बोलते हैं। प्रारंभिक मछलियाँ बिना जबड़े वाली थी, तो कैम्ब्रियन पीरियड में ही डेवलप हुई है। आपका चैट जीपीटी पे भी यही बता रहा है।
और जो डेवोनियन काल है, इसमें मछलियाँ और अच्छे से विकसित हुई। तो इसका जो कैम्ब्रियन पीरियड है, इसको हम ही टिक कर देते हैं कि मछलियाँ इस काल में विकसित हुई। चलिए आइए इस लॉजिकल प्रश्न को देखते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा सर्पिलाकार होती है। ना यार, सर्पिलाकार होती है, परवलयाकार होती है, इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल, परवलयाकार। ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना। सर्पिलाकार और परवलयाकार दोनों अलग अलग चीज़ है। अपनी परिक्रमण अवधि के दौरान पृथ्वी का झुकाव स्थिर रहता है। हाँ भाई साहब, ये पृथ्वी जो एक्सिस है ये 66.5 डिग्री है, मतलब ऐसी झुकी हुई है। 23.5 डिग्री बोलते हैं, लेकिन ऊपर से तो 66.5 माना जाएगा। तो 23.5 डिग्री अगर झुकी हुई है तो पृथ्वी पूरी झुकी हुई है। ऐसे ऐसे ही तो घूमते घूमते ऐसे 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 एक ही उसमें झुकाव में, ऐसे थोड़ी ना कभी इधर झुक जाए कभी अलग एंगल पर झुक जाए, नहीं, वो उसी पे झुकी रहेगी। तो ये सही है। अपनी परिक्रमा अवधि के दौरान पृथ्वी का झुकाव स्थिर रहता है, ये तो सही है। पृथ्वी परिक्रमा के दौरान उसका आकार बदल जाता है, ये भी गलत है। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। पृथ्वी अपनी झुकी हुई धुरी पर निम्नलिखित में से किस दिशा में घूमती है? हाँ यार, पूर्व से पश्चिम की ओर। नहीं यार, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पूरे वर्ष घूमती है। ऐसा नहीं कि कहीं पर टाइम पर। ग्रीष्मकाल में पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसका बी है। देखो, बाकियों पे कंसिडर ही मत करो आप, क्योंकि कई बार नया जो स्टूडेंट होगा वो कंफ्यूज तो हो जाता है कि यार शीतकाल में शायद ऐसा घूम रही हो पश्चिम, लेकिन ये कांस्टेंट घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर पूरे वर्ष, और जिस एक्सिस पे झुकी हुई है उतने पे ही झुकी रहती है। तो ये इसका 20 करेक्ट आंसर। आगे देखिए, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? भाई, पृथ्वी अगर अपनी धुरी पे घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। अगर वो घूम नहीं रही है पृथ्वी अपनी धुरी में, ऐसी एक ही पोजीशन में सूर्य के चारों ओर जा रही है, मतलब धुरी पे तो नहीं घूम रही, लेकिन वो चल रहा है, उसका सूर्य की परिक्रमा चल रही है एक ही तरह मुँह करके, तो क्या होगा भाई? जिधर मुँह है उधर उजाला रहेगा, जिधर पीठ है उधर अंधेरा रहेगा। एक तरफ पूरा दिन रहेगा, ये है, दूसरी तरफ अंधेरा। पृथ्वी की क्रस्ट पिघल जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका पाथ जिस डिस्टेंस में सूरज से है उसी डिस्टेंस में रहेगा वो। ऐसा थोड़ी ना कि सूरज के पास चला जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल लुप्त हो जाएगा, ये भी पॉसिबल तो नहीं है। कोई ऋतुएं नहीं होंगी, ऋतुएं तो होंगी, पर ये जो सबसे मेन पॉसिबल है कि एक तरफ दिन होगा दूसरी तरफ रात। अच्छा, मिलान कीजिए भाई। ये लास्ट प्रश्न है। 21 जून को क्या होता है? अरे 21 जून को क्या होता है? बड़ा दिन, मतलब एक तरह का बड़ा दिन है, ग्रीष्म संक्रांति बिल्कुल है। उस दिन ग्रीष्म संक्रांति से क्या कहते हैं, समर सोलिस्टाइल ऐसी कहते हैं, है ना? समर सोलिस्टाइल कहते हैं। बिल्कुल सही है, पहला तो सही है यार, ये वाला इसके साथ सही है। 22 दिसंबर को क्या विंटर सोलिस्टाइल होता है, ये वाला इसके साथ होगा। 23 सितंबर को क्या होता है? शरद का जो महीना होता है वो सितंबर के माह में लगता है। तो 23 सितंबर को क्या होता है? शरद, ये सबको पता है, इक्विनॉक्स, ठीक है। और बसंत का महीना पता ही है, फरवरी मार्च के टाइम, अप्रैल के टाइम लगता है। तो 21 मार्च को क्या होगा? बसंत विश्व। इस टाइम जो सूरज की पोजीशन होती है वो आपको पता ही है, आप सारे लोगों को विद्वान है, लेकिन इस डेट को याद रख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। अगले दिन हम नई श्रृंखला, मतलब भूगोल के जो अगले चैप्टर उन्हीं पे 10-10, 20-20 क्वेश्चन लाएंगे। ज़्यादा प्रश्न लाने से भी थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, पढ़ने में भी दिक्कत आती है और उन्हें समझने में भी। आज के लिए इतना बहुत है। अगर कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लासेस।